नमस्कार, मैं हूं कायनात अंसारी और आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा। कृषि कानूनों की लड़ाई अब सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। सत्ता पक्ष से लगातार विफल हो रही वार्ता दौर के बीच मामला कोर्ट की दहलीज पर है। कृषि कानूनों को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आंदोलन और समाधान को लेकर केंद्र के रुख पर कोर्ट ने तल्ख और सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि अगर कानूनों को होल्ड पर नहीं रखा जाता तो कोर्ट इस पर रोक लगाएगा। कृषि कानूनों पर रार बरकरार है और अब सुप्रीम आदेश का इंतजार है। 47 दिन हो चुके हैं दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन को चलते हुए और अभी तक सड़क पर डटे किसान सत्ता में बैठी सरकार से ही 9 दौर की बातचीत कर चुके हैं, वार्ता हो चुकी है, लेकिन समाधान का रास्ता अब भी ओझल है। 15 जनवरी को एक बार फिर सरकार और किसानों के बीच बातचीत प्रस्तावित है, लेकिन इन सब के बीच देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई की। इनमें कुछ याचिकाएं सड़क पर चल रहे किसान आंदोलन को खत्म कराने के लिए थीं, तो कुछ कृषि कानूनों के खिलाफ थीं। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान बेंच ने किसान आंदोलन पर केंद्र के रुख को लेकर निराशा जताई। केंद्र से नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से केंद्र ने किसानों के आंदोलन को संभाला है, उससे वो बहुत निराश है। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने कहा कि पूरी बात महीनों से चल रही है और कुछ नहीं हो पा रहा है। कोर्ट ने पूछा कि आप कह रहे हैं कि आप बात कर रहे हैं, लेकिन क्या बात कर रहे हैं, किस तरह का नेगोशिएशन कर रहे हैं कि मसले का हल अब तक नहीं निकल सका। अदालत ने कृषि कानूनों की जांच के लिए समिति बनाने की बात कही है। कोर्ट ने कहा है कि उसका इरादा ये देखना है कि समस्या के बारे में सौहार्दपूर्ण समाधान ला सकते हैं या नहीं, इसलिए केंद्र से कानूनों को लागू ना करने के लिए कहा है और अगर आप में जिम्मेदारी की कोई भावना है तो आप उन्हें होल्ड पर रख सकते हैं, आपको होल्ड पर रखना चाहिए, ये कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा। कृषि कानूनों पर सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार इन कानूनों को पहले होल्ड पर रखे, वरना सुप्रीम कोर्ट इन कानूनों पर रोक लगा देगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को अब कमेटी के हाथ में सौंपने का फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और पक्षकारों से कुछ नाम देने को कहा है ताकि कमेटी में उन्हें शामिल किया जा सके। गठित कमेटी ही बताएगी कि कानून किसानों के हित में है या नहीं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस कमेटी गठन के प्रस्ताव को एक बार पहले भी किसान ठुकरा चुके हैं, खारिज कर चुके हैं, क्या वो कोर्ट की ओर से सुझाए गए इस फरमान को मानेंगे, इस रास्ते को अख्तियार करेंगे? बड़ा सवाल अपने आप में यही बना हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई गई है कृषि कानूनों को लेकर के और किसान आंदोलन को लेकर। अभी तक किसानों से जो बातचीत का रवैया और रुख केंद्र सरकार का रहा है, उस पर कोर्ट बेहद नाराज है। कई तल्ख और सख्त टिप्पणियां कोर्ट की ओर से की गई हैं। यहां तक कोर्ट ने कह दिया है कि या तो केंद्र सरकार इन कानूनों पर रोक लगाए, नहीं तो कोर्ट ही इन पर रोक लगा देगा। क्या कोर्ट की तरफ से की गई ये टिप्पणियां इस आंदोलन की तेज होती गति को कुछ मंद करेंगी? क्या किसानों के जो जख्म पिछले इतने दिन से हरे हैं, उन पर कुछ मरहम का काम होगा और अब कुछ समाधान निकलेगा? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। चलिए आपका तारुफ उनसे करा देते हैं, उसके बाद करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ ऋषिपाल सिंह जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंभू भद्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और रतन मान प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही ब्रिजेंद्र नेहरा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं रतन मान जी, आज जो कोर्ट में सुनवाई हुई और जो रुख कोर्ट ने यहाँ पर दिखाया है केंद्र सरकार के रवैये को लेकर और किसान आंदोलन को लेकर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि केंद्र सरकार को जो यहाँ पर सरकार सुझाव दिया है कोर्ट ने, उस पर केंद्र सरकार तो मानने को तैयार है, किसान संगठन अब मानेंगे, समिति गठन की बात मानेंगे किसान संगठन?
देखिए, जो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है जी। और जो सरकार ने फटकार सुननी पड़ी है, इससे साफ साफ जाहिर है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं रही, हम्म। किसानों के प्रति उदासीन नहीं रही। और 47 दिन से हम दिल्ली के चारों तरफ इस कड़क सर्दी में, इसका इतने भयंकर मौसम में जो पड़े हुए हैं, और 47 दिन से लगातार किसानों की भी फटकार सरकार को पड़ रही है। और आज जो देश की सबसे बड़ी जो सुप्रीम कोर्ट है, अदालत है, उसने आज फटकार लगा करके एक सही दिशा में कदम बढ़ाया है किसानों के पक्ष में। और मैं इसमें पूर्ण से ये कहना चाहता हूँ कि इसमें सरकार की विफलता साबित होगी। और वैसे ये सुप्रीम कोर्ट का मसला नहीं है, ये किसान और सरकार का मसला है। और 47 दिन तक ये सरकार हमें टरकाती रही, जिससे अब बेहद किसानों में नाराजगी है। और इसमें प्रमुख बात ये है कि जो आज प्रथम दृष्टि से माननीय कोर्ट ने जो आज सुनवाई की है, उसके लिए हमारी देश भर के संगठनों की संयुक्त किसान मोर्चा का गठन किया गया। और जब पूर्ण रूप से कल भी सुनवाई है, तो जो पूर्ण रूप से माननीय कोर्ट का जो निर्देश या आदेश आएगा, उसके ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की बैठक होगी और हम उसमें सारे पहलू के ऊपर। रतन मान जी, जैसा भी आपने कहा कि ये मसला जो है ये राजनीतिक है, इसमें ये कोर्ट का मामला नहीं है और आप चाहते हैं कि राजनीतिक तौर पर ही इसका समाधान होना चाहिए, सरकार इसका समाधान करे, ना कि कोर्ट के द्वारा समाधान किया जाए। लेकिन अगर समाधान का कोई रास्ता सुझाया जाता है तो क्या आप उसे नहीं मानेंगे? देखिए, मैं मानने ना मानने के बारे में आपको कह चुका हूँ कि हमारी संयुक्त मोर्चा की जब जल्दी बैठक होगी, मुझे लगता है कि जैसे ही ये कोर्ट की कार्रवाई का अंतिम जो निर्देश या कोई आदेश आएगा, उसके बाद तुरंत हमारी बैठक होगी। आगामी क्या कदम उठाना है, किस तरह का हो, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। ब्रजेंद्र नेहरा जी, आज कोर्ट ने भी ये कहा कि जिस तरह से सरकार डील कर रही है इस आंदोलन के साथ में, वो उस तरीके को लेकर बेहद निराश है, नाराज है। सरकार क्या बात कर रही है और किस तरह से बात कर रही है, समझ से परे हो गया है और अभी तक हल क्यों नहीं निकला है, यही एक क्वेश्चन मार्क कोर्ट के सामने भी खड़ा हुआ है। तो आप मानते हैं कि अभी तक सरकार ठीक से डील नहीं कर पाई है इस आंदोलन के साथ? अब तो कोर्ट ने भी कह दिया। देखिए कायनात जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो बातें कही हैं, लगभग उसी तरह की बातें सरकार भी किसान भाइयों से कर रही है, निवेदन कर रही है। जिस तरह से कमेटी बनाने की बात माननीय कोर्ट ने कही है, सरकार ने भी अपनी बैठक में यही कहा था कि किसानों और सरकार के बीच में कमेटी का गठन है और वो कमेटी के जो सदस्य हैं वो मिलकर समाधान निकालें और बिंदुवार चर्चा करें कहाँ किसान भाइयों को आपत्ति है। लेकिन किसान भाई तो मानने के लिए तैयार ही नहीं। अब माननीय कोर्ट है तो मुझे लगता है कि किसान भाई इसको मानेंगे। सरकार पूरी तरह से है, सरकार ने इसीलिए जो वार्ता की है किसानों के साथ में, बहुत लंबी मैराथन बैठ के रही है और ध्यान के जो सुझाव है, किसानों की जो मांगे हैं, उनको सरकार ने सुनाया। कायना जी, यही नाम है जो भी किसान है, मांगों को सरकार मानने के लिए तैयार है और किसानों के बीच में सरकार ऑलरेडी प्रस्ताव भेज चुकी है। आपको हम लिखित में एमएसपी आप चाह रहे हैं वो भी देने के लिए तैयार हैं। ब्रजेंद्र जी, क्या अभी भी आप मान रहे हैं कि सरकार समाधान निकाल सकती है, या अब आप भी कोर्ट की तरफ देख रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से ही कोई रास्ता निकले? देखिए, सरकार तो समाधान निकालने की, किसान अगर तैयार हो तब समाधान निकल सकता है कायना जी। दूसरा, एक तरफ तो किसान भाई कहते सेंट्रल गवर्नमेंट को, भारत सरकार को जो बारे में काम नहीं है। सरकार जब कोर्ट चले जाइए तो पता सरकार है कि नहीं है, कहते नहीं हम तो कोर्ट चाहते, समाज में भी नहीं निकलना चाहते, तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो कर देगा वो दोनों पक्षों को मंजूर होगा। तो सरकार स्तर पर वार्ता करके 15 तारीख को फिर से ये कहना चाहिए। अगर 15 तारीख समाधान निकलता है में तो ठीक है, माननीय कोर्ट जो फैसला देगा वो सरकार को भी मान्य होगा और किसानों को भी मान्य होगा। जहां तक सरकार बात है कायनात जी, सरकार ने तो
मानती है, चाहे में देने की बात, चाहे को एसडीएम के पास जाए, उनको कोर्ट जाने की बात नहीं, अगर कोर्ट कह रहा है कि आप स्टे लगा दीजिए, समिति एक वो बनाएगी जिस पर इन कानूनों की वैधानिकता को जांच परखने का जिम्मा होगा, और जब तक उस समिति की रिपोर्ट नहीं आती तब तक आप कानूनों पर स्टे लगा दीजिए, केंद्र लगाएगी स्टे। आप कह रहे हैं कि कोर्ट जो कहेगा वो मान लेंगे। देखिए, पहले भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जो पहले सुनवाई हुई थी, कहना चाहिए आपको ध्यान होगा कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ये सरकार राय जाननी चाहिए थी, क्या इस पर है क्या कुछ, सरकार ने मना कर दिया था कि रोक संभव बनती है देश भर में, फिर से मान्य किया। तो मुझे जो लगता है, राजेंद्र जी क्या बात कर रहे हैं, पिछली सुनवाई और आज की सुनवाई में जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे रहा है। आज जिस तरह से कोर्ट ने कहा कि या तो आप लगाइए रोक या फिर कोर्ट खुद लगा देगा रोक, नहीं, आज ये पूछा नहीं गया है कि क्या आप लगा सकते हैं रोक, क्या ये संभव है? नहीं, कायनाथ जी, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम लगा देंगे रोक, तो मान्य कोर्ट ने ये कहा है या फिर हमें निर्णय कोई ना कोई लेना पड़ेगा, तो कोई ना कोई निर्णय जो लेगा ये कोर्ट स्वतंत्र है, जो निर्णय लेगा। यानी आप मान रहे हैं ना कि आप कोर्ट यहाँ पूछ नहीं रहा है, बता रहा है कि वो क्या एक्शन ले सकता है, क्योंकि कोर्ट भी देख रहा है कि इतना लंबा वक्त हो चुका है, अभी तक सिर्फ बातचीत का दौर ही चल रहा है, किसी तरफ समाधान के लिए आगे बढ़ ही नहीं रही है गाड़ी। कायनाथ जी, देखिए, जब तक सरकार को किसान संगठन विकल्प नहीं देंगे तब तक समझना मुश्किल है। इसी बात को बार कानून रद्द करिए, कानून रद्द करिए। मैं बीच में रोकना चाहता हूँ जी, रतनमान जी आऊंगी, नेहरा जी आऊंगी, रतनमान जी। कायनाथ जी, शुरू में किसानों ने शुरू किया था तो सिर्फ एक ही मांग थी कि एमएसपी लिखित में दे दीजिए, उसके बाद एक मांग और ऐड होगी कि हमें मंडियों का आश्वासन दे दीजिए, वो भी देने के लिए तैयार है। उसके बाद एक मांग और ऐड होगी, हमारी फसल का सौदा हो जाएगा, हमारी जमीन खराब हो जाएगी, हमारी जमीन बिक जाएगी। आप कह रहे हैं कि किसान ही ज्यादा डिमांडिंग होते जा रहे हैं और डिमांडिंग हो गए हैं, इसलिए हल नहीं निकल पा रहा है। रतनमान जी, जो ये भाई जो कह रहा है कि किसान हमें विकल्प दो, और हम ये कहते आए हैं कि जब ये कानून किसान के लिए बनाए गए तो क्या इन्होंने किसान से बात की, क्या किसान के बारे में पूछा गया? और आज किसान अनपढ़ नहीं है, मूर्ख नहीं है, और जब ये कानून मेरे लिए है, मैं कहता मुझे कानून चाहिए नहीं, तो ये जबरदस्ती क्यों हमारे ऊपर थोप रहे हैं इन कानून को? यानी सीधा ये किसान को उजाड़ने वाली बात है। अगर ये विकल्प मांग रहे हैं, ये इस तरह की आज ये बातें करने लगे तो कोर्ट की फटकार क्यों खाई फिर आज इन्होंने? तो ये 47 दिन में 9 दौर की वार्ता हुई, इन्होंने किया क्या उसमें? कभी हमने 2 मान ली। नेहरा जी, अभी तक तो किसानों को ही समझाने में सरकार कामयाब नहीं हो पा रही थी, विफल थी, अब तो कोर्ट में भी अपनी बात रख पाने में क्या कहेंगे कि असफल हो गई है सरकार? देखिए कायनाथ जी, जिस तरह से अभी किसान संगठन के प्रमुख जो है आदरणीय रतनलाल जी ने कहा है, रतनमान जी को ये कानून तो कोई नहीं, रतनमान कानून को ना माने, रतनमान जी उठाए में जाए, एमएसपी अपनी फसल को बेचे, तो डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं, एसपी खेती करते हैं, और जो प्रगत किसान है उनको लाभ लेने दें। देखिए, देश के अंदर कायनाथ जी उससे अधिक किसान काम करते हैं, अधिक किसान कर रहे हैं, ज्यादातर समर्थन में है, पक्ष में है। क्या आप अकेले जिम्मेदारी कैसे ले? पूरे देश भर के जो किसान समर्थन में है, क्या उनका? विजेंद्र जी, कहाँ है वो किसान, कौन से संगठन है, क्यों नहीं आ रहे सामने? अभी तक क्यों सिर्फ विरोध के स्वर ऐसे दिखाई दे रहे हैं? गुमराह कर रहे हैं, इनके पास कोई किसान नहीं है। किसान तो दिल्ली के दरवाजे के ऊपर बैठा हुआ है, और ये कहे किसान हमारे पक्ष में है, लगा दो फिर जिन किसानों को लगाना इन्होंने। देखिए, आज भी गुमराहपूर्ण स्थिति। ऋषिपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषिपाल सिंह जी, आज जिस तरीके से कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई, 17 दिसंबर इससे पहले भी सुनवाई हुई थी, आज फिर हुई, कल फिर होनी है, क्या लगता है यहाँ पर कि कोर्ट की तरफ से कोई समाधान निकाला जा सकता है? क्योंकि जब बात यहाँ पर स्टे की आई, कानूनों को स्टे करने की, तो एक बार फिर से सरकार की तरफ से ये दलील दे दी गई कि जब तक कानून जो है संविधान के खिलाफ या फिर मौलिक अधिकारों के खिलाफ नहीं होते हैं, तब तक इनको रद्द नहीं किया जा सकता है। देखिए कायनात, आज का दिन इस जो किसान आंदोलन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। आज से पहले तक एक बहुत ही डेडलॉक की स्थिति थी, ना तो किसान भाई अपनी बात से पीछे हटने को तैयार थे, ना सरकार पीछे हटने को तैयार थी। ऐसी स्थिति में एक ऐसी पावर का होना बहुत जरूरी था
जो किसान भाइयों को भी और सरकार के लिए भी एक ऐसा काम करती है जो मध्यस्थी की भूमिका अदा करती है और जो बताती है कि भाई अब क्या किया जाए। आज का जो सरकार का जो इसके जो रुख था आज उसका कोर्ट का, वो बहुत सख्त था कि सरकार ने प्रॉपर तरीके से जो गाइडलाइन थी या प्रॉपर तरीके से जो कानून था, वो कानून वो किसान भाइयों को समझाने में वो पूरी तरह असफल रहे। उससे पहले उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर वो सरकार कहती है कि भाई इस कानून में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, तो अब तक किसान भाइयों को उसका समझाने के लिए उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया उन्होंने। ऐसी स्थिति में कोर्ट के पास यही विकल्प था कि कोर्ट फिलहाल इसको स्टे करे और एक कमेटी बनाए। कमेटी बनाने के बाद जो जितने पक्ष हैं वो अपनी बात को रखें, और अपनी बात को रखने के बाद फिर इन जो किसान भाई जो चाहते हैं इनकी सारी बातों को शामिल किया जाए। इनके जितने भी जो डिमांड्स हैं उनको उस हिसाब से मतलब सिलसिलेवार उनको तरीके से किया जाए। क्योंकि आज का दिन जो है अगर ये नहीं होता तो ये डेडलॉक कभी खत्म होने वाली था। ना तो सरकार पीछे हटने वाली थी, ना ही किसान भाई। तो ऐसी स्थिति में सही कदम है और अच्छा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने बीच बचाव करके उस मामले को कहीं ना कहीं पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे कि कोशिश हो सके कि डेडलॉक खत्म हो सके। एक बहुत अच्छा कदम है। लेकिन क्या लग रहा है कि ये डेडलॉक खत्म होगा? जिस तरह से कोर्ट ने कहा कि या तो आप इसको रोक लगा दीजिए कानूनों को, या फिर हम रोक लगा देंगे, क्या ऐसा संभव है? कोर्ट इस पे रोक लगा सकता है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सख्त टिप्पणी की है कि या तो आप रोकिए या हम रोक देंगे, तो ये बहुत सख्त टिप्पणी है। ऐसी स्थिति में सरकार के लिए भी और जो किसान यूनियन है उनके लिए भी एक सख्त संदेश है कि इस मामले को बहुत जल्दी आपको हल करना है और बहुत संवेदनशीलता के साथ आपको हल करना है। सरकार ने अब जितनी गंभीरता सरकार अब दिखा रही है, अगर सरकार ने ये गंभीरता पहले दिखाई होती तो शायद ये मसला हल हो चुका होता। वो गंभीरता में कुछ कमी रही। किसान भाइयों को कानून के बारे में जो बताना था वो नहीं हो पाया, तभी तो किसान भाई को शामिल किया जा रहा है। उनसे पूछा जा रहा है जी, मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि जो भी पावर्स हैं कि संसद ने कानून बना दिया, सरकार उसे कह रही है कि वो अभी रोक भी नहीं लगाएगी, ये जारी रहेगा, लेकिन कोर्ट कहता है कि या तो आप कीजिए नहीं तो हम रोक लगा देंगे। तो क्या कोर्ट ऐसा कर सकता है? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट अगर उनको लगता है कि कोई भी प्रावधान जो है वो जनता के पक्ष में नहीं है, तो कुछ समय के लिए उस पर रोक लगाया जा सकता है और दोबारा से उन प्रावधानों की उनकी कानूनी प्रावधानों की जांच हो सकती है। क्योंकि ये कृषि जो है वैसे भी राज्य सूची के अंदर राज्य सूची का विषय है, जिस पर सरकार जो है नियम बना रही है और जो नई तरीके से पॉलिसीज बनाई जा रही है, उन पॉलिसीज को लेकर स्टेट और जो सेंटर है उसके बीच में काफी सारे इश्यू रहते हैं जो कानूनी मुद्दों से उलझे हुए हैं। तो बस इतना इजी नहीं है कि सरकार जाएगी और कानून इजीली पास हो जाएंगे। तो सरकार को भी बहुत सारी बातों से गुजरना पड़ेगा। बहुत सारे कानूनी ऐसे पहलू हैं जिनसे अपने आप को साफ करना पड़ेगा कि उनकी मंशा क्या है, और अगर वो चाहती है कि हाँ भाई किसानों हित में करना चाहती है, तो अब तक किसानों को समझाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। कोई न्यूज चैनल, कोई न्यूज़पेपर, कहीं पर ऐसा कुछ नहीं किया कि वो जो किसान भाई हैं उनको समझा सके कि इन नए कानूनों की क्या वैधता है, इनके क्या आपको फायदे हो सकेंगे। कानून आने के बाद, कानून लागू करने के बाद अब किसानों को समझाया जा रहा है कि तुम्हारे ये फायदे हैं। वरिष्ठ पत्रकार शंभू भद्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंभू भद्रा जी, आज जो सुनवाई हुई है कोर्ट में और जो टिप्पणियां कोर्ट की रही उसके बाद क्या लगता है यहाँ पर किस तरह से रुख अब रहने वाला है? इस आंदोलन का कैसे रुख पलटेगा? देखिए, आंदोलन जिस मुद्दों के लिए किया जा रहा है, अगर वो मुद्दे हल नहीं होंगे तो हो सकता है कि आंदोलन पे ज्यादा फर्क न पड़े। मेन चीज है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहेगा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में टकराव हो। जब न्यायपालिका और कार्यपालिका की बात आती है तो निश्चित रूप से कार्यपालिका संविधान के अनुरूप से कार्यपालिका ऊपर है, तो संसद को कानून बनाने का अधिकार है। ये जरूर है कि कृषि कानून बनाने का तरीका था, उसमें जो पब्लिक कंसर्न का सिस्टम है उसको फॉलो नहीं किया गया। सीधे एक कानून, आप 3 कानून ले आए और किसानों के हित में कहते हुए कानून को आपने लागू करने का भी करा दिया और लागू भी कर दिया, जिसको लेकर के आज देश में विरोध हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से एक बात साफ है कि उन्होंने सरकार को सख्त संदेश दिया है कि आप इस मुद्दे के हल के लिए अपना प्रयास करें, आगे आए। और निश्चित रूप से जो 8 दौर की वार्ता हुई है, अभी तक जो वार्ता हुई है, उसमें दोनों ही पक्ष, चाहे किसान हो, संगठन हो, चाहे सरकार हो,
दोनों अपने अपने जिद पे अड़े रहे हैं। और मजेदार बात ये है कि सरकार की तरफ से नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल के अलावा एक अमित शाह की बैठक को छोड़ दीजिए तो बाकी कोई ऊपर लेवल से कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया। जी। इन दोनों ऐसे नेताओं को लगाया गया जो कि मेरे ख्याल से इस काम के लिए फिट नहीं थे या फिट नहीं है। सरकार के पास राजनाथ सिंह जैसे नेता थे, आपको नितिन गडकरी जैसे नेता हैं। इसके अलावा आप और तरह के मीडियोकर को ला सकते थे जो अच्छे से बात कर सके और अच्छे से किसानों को समझा भी सके और एक दूसरे की बात को सुन सके। और कोई भी सुलह तभी होगी जब दोनों ही तरफ से, चाहे सरकार की तरफ से हो किसान की तरफ से, एक एक कदम छूटेंगे या किसी एक पॉइंट पे हम पहुंचेंगे कि यहाँ पे हम बात मानने को तैयार हैं। यहाँ तो ये स्थिति है कि दोनों ही तरफ से तलवारें खींची हुई है। सरकार की तरफ से सारे बयान आते हैं सुबह से शाम तक कि हम कानून वापस नहीं होगा, और किसानों की तरफ से होता है कि जब तक कानून वापस नहीं होगा हम यहाँ से हटेंगे नहीं। तो यहाँ अब ये सवाल ये नहीं रहा कि ये कानून किसके हक में है किसके विरोध में है जी। अब तो ये मौत की लड़ाई जैसी बात है कि हम कानून लागू करेंगे और हम कानून लागू नहीं होने देंगे। ये तो यहाँ पे बात आके अटक गई है। नहीं तो तीनों ही कानून को आप देखिए, इसमें एमएसपी की कोई बात ही नहीं है जिसको लेकर के किसान मांग कर रहे हैं। और एक बड़ा जो पॉइंट है वो ये कि अगर मान लीजिए एमएसपी की गारंटी किसान चाहते हैं, किसान संगठन, अगर सरकार एमएसपी पे कानून लेके आती है और एमएसपी गारंटी देने की बात आती है तो उसमें निश्चित रूप से राज्यों के कोटे की बात होगी। कोटा की ये बात होगी कि जिस राज्य को जितने पीडीएस सिस्टम में अनाज की आवश्यकता है उतना अनाज उसी राज्य से खरीदा जाएगा। अभी ये हो रहा है कि देश का बफर स्टॉक तैयार करने के लिए पंजाब और हरियाणा के किसानों से ज्यादातर अनाज खरीदे जाते हैं और दूसरे राज्यों में सप्लाई होती है पीडीएस सिस्टम के तहत। तो उस वक्त जब स्टेट वाइज कोटा तय हो जाएगा तो ये जो पंजाब और हरियाणा के किसान है इनको नुकसान होंगे क्योंकि इनका कोटा बहुत कम हो जाएगा। यहाँ की आबादी बहुत कम है, यहाँ पीडीएस सिस्टम में अनाज बहुत कम है, तो इनको तो फिर थक हार के ओपन मार्केट में बेचना पड़ेगा, जिसके लिए अभी ये बात कर रहे हैं। तो इस कानून के केवल हट करने से या ले आने की बात करने से सरकार कहेगी ठीक है हम तो कानून लेके आए हैं, आपके कहे अनुसार लेके आए हैं। तो इस पॉइंट पे भी किसान संगठनों को सोचना चाहिए कि अभी तीनों ही कानून एमएसपी खत्म करने की बात नहीं करते हैं और जैसा एमएसपी रूल है वैसा रूल है और इनको जो बेनिफिट मिल रहा है तो एमएसपी गारंटी कानून बहुत फायदेमंद होगा आने वाले वक्त में। वो मुझे नहीं लगता इसमें, क्योंकि काफी पेंच आएंगे इसको लागू करने में, इसको बनाने में, इसको करने में। तो कुल मिला के जो जरूरत ये है कि दोनों ही पक्ष विवेक से काम लें और इसको लेंदी करने की बजाय एक अच्छे पॉइंट पे इसको खत्म करें। क्या लगता है कि अब जो किसान संगठन है उन्हें भी नेगोशिएशन करना चाहिए? सरकार तो कर ही रही है लेकिन अब उन्हें भी थोड़ा सा अपनी जिद को छोड़ देना चाहिए, तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग छोड़ देनी चाहिए। दरअसल में किसानों को जिस पॉइंट से आपत्ति है कि मंडियां खत्म नहीं होनी चाहिए, सरकार कह रही है कि मंडियां खत्म नहीं होंगी। किसानों को आपत्ति है एमएसपी लागू होनी चाहिए, सरकार कह रही है कि एमएसपी लागू रहेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है कानून में, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों की इच्छा पे है कि आप चाहें तो करें या ना करें। तो कहने का सेंस कि जब उसमें सारी छूट है ही, जब हम तर्क से बात करेंगे, कानून की गंभीरता में जाकर के बात करेंगे तो तब ना सॉल्यूशन होगा। तो उसमें कोई चीज है ही नहीं। यहाँ तो लगता है कि इसके पीछे राजनीति है या इसके पीछे कोई मतलब एक जिद सी है। मुझे नहीं लगता है कि कोई दोनों ही तरफ से कोई विवेक से बात कर रहे हैं। इसमें जिद है कि हम माने कि तुमको वापस लेना पड़ेगा, वो करे कि हम नहीं लेंगे। अब पूरी चीज जिद दिखाई दे रही है इसमें, मतलब दोनों ही तरफ से जिद दिखाई दे रही है कि एक और विवेक से इसको सोचने को तैयार नहीं है कि तीनों ही कानून में है क्या, हम मांग क्या रहे हैं और जो मांग रहे हैं वो हमारा पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें जब तक नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट पे ओरी टिकी हुई है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट पे जो मुझे लगता है कि आज के संकेत से ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप या तो सरकार आप इसको हल कीजिए
या नहीं तो हम इस पे आदेश देंगे। तो निश्चित रूप से कल अगर इस पे सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट हो क्या करेगा, कानून को होल्ड कर लेगा और होल्ड करके एक कमेटी बना देगा। कमेटी बनाने के बाद वो कानून की समीक्षा करेगा और ये जो कमेटी होगी ये कानून की समीक्षा किसान के पक्ष के अनुरूप ही करेगा, ऐसा तो है नहीं। कमेटी तो कानून की समीक्षा करेंगे, कहेंगे कि हाँ नहीं ये कानून तो सही है, किसानों की जो मांग थी, मतलब दोनों ही बातें हो सकती है। कमेटी तो समीक्षा करेगी, उसमें किसान के पक्ष में ही होगा या सरकार के पक्ष में ही होगा। अगर जैसा आप भी इस पर अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कि इस तरह से हो सकता है, कमेटी इस तरह से काम कर सकती है, तो फिर अब तो मुश्किल ही लगता है कि किसान संगठन इस बात के लिए अग्री होंगे। रतन मान जी, रतन मान जी, अभी आपने यहाँ पर पूरी बात सुनी शंभू भद्रा जी की, जो कुछ उन्होंने कहा कि किसानों को भी कहीं ना कहीं थोड़ी गलतफहमियां जरूर हैं। यहाँ पर दोनों ही पक्षों को विवेक से काम लेना चाहिए। अभी तक लगता है दोनों ही पक्ष यहाँ पर समझदारी से काम नहीं ले रहे हैं और अब जिद पर अड़ चुके हैं। दोनों ही पक्षों ने जिद ठान ली है। तो क्या अभी आप मान रहे हैं कि किसान जो हैं वो जिद पर नहीं है? देखिए, जो कहा है इन्होंने, सरकार कहती है गन्ने का भुगतान 14 दिन में होगा। 2-2 साल तक गन्ने का भुगतान नहीं होता। सरकार कहती है कि 14 दिन के बाद किसान को अगर गन्ने का बकाया का भुगतान नहीं होता तो ब्याज मिलेगा। इसी सरकार के मुखिया ने कहा कि 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। इस मामले में सरकार गंभीर नहीं है। गंभीर होती तो ये बात यहाँ तक नहीं बढ़ती। दूसरी बात हमारा कहने का ये है कि एमएसपी का कानून बना दो, तीनों कानून वापिस ले लो, एक ही झटके में मामला निमट जाएगा और फिर हम सरकार को कानून बना करके देंगे। चलिए, बात पहले जहां थी वहीं पर अभी भी है। और शंभू भद्रा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जरूर आएंगे आपके पास में, आपका पक्ष लेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। आप सभी बने रहिए हमारे साथ में, देखते रहे यहाँ पर के आगे किस तरीके से इस मसले का हल निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट मसले का हल निकालेगी या फिर केंद्र सरकार ही कोई रास्ता इसमें सुझाएगी। जल्द लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे खबर फास्ट। ਸਾਲ 2020 ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੜਿਆ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 16000 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਸਮੇਤ 50000 ਕੋਰੋਨਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। कोरोना महामारी खिलाफ साडी हिम्मत बरकरार। लोकां दी सरकार, पंजाब सरकार। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. लाखों किसानों का भरोसा, असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा, फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। इनका ख्याल रखो तो पशु कभी भी बोझ नहीं बनते, ये आपके सपनों का बोझ उठा लेते हैं। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। हमने हिस्ट्री बनते देखी है सोनी स्पोर्ट्स पर। एक बार फिर से तगड़े राइवल्स भिड़ेंगे और यहाँ जो खरा उतरेगा इन टेस्ट्स में वही बन पाएगा वर्ल्ड का चैंपियन। और हाँ, हिस्ट्री तो सोनी पर इस बार भी बनेगी। देखिए ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया लाइव 4 टेस्ट्स 17 दिसंबर से 19 जनवरी तक सिर्फ सोनी के स्पोर्ट्स चैनल पर। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ
बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। लोक में मिली आजादी के साथ कई जिम्मेदारियों का ध्यान हम सबको रखना होगा। जितना जरूरी हमारा काम पर जाना है, उतना ही इन बातों का ध्यान रखना भी है। जैसे हैंड वॉश या साबुन से हाथ धोना ताकि हाथों में कीटाणु या वायरस ना रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ताकि हम किसी कोविड संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में ना आ पाए, मास्क पहनना ताकि बाहर किसी भी कैरियर से कोविड-19 वायरस हमारी नाक या मुंह से हमारे शरीर में प्रवेश ना कर पाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी। बात हो रही है कृषि कानूनों पर चल रही रार की, और सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानूनों और किसान आंदोलन को लेकर हुई सुनवाई की। सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार को उसके रुख पर कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि जल्द इस समस्या का हल निकालें, नहीं तो कोर्ट को ही इस समस्या का कोई हल निकालना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि कोर्ट की तरफ से जो सुझाव यहाँ पर दिया गया है, क्या वो सुझाव का रास्ता किसान संगठन अपनाएंगे? क्योंकि सरकार की तरफ से ये दलील फिर से दे दी गई है कि अगर समिति गठित होती है तो किसानों से भी ये उनका जवाब लिया जाए कि वो उस समिति के सामने जाएंगे और जवाब देंगे। लेकिन अभी तक किसान संगठनों की ओर से इस पर कोई जवाब सामने नहीं आया है। तो आज इसी पर चर्चा हो रही है कि क्या किसान संगठन इस सुझाव के रास्ते को अपनाएंगे। कई मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं और ब्रेक पर जाने से पहले यहाँ पर हम बात कर रहे थे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान से, और शंभू बद्रा जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। रतन मान जी जी बिल्कुल आऊंगी नेहरा जी आपके पास में। रतन मान जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सरकार के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है, लेकिन साथ ही यहाँ पर किसान संगठनों से भी सवाल पूछा है कि इतने सर्द मौसम में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे क्या कर रहे हैं आंदोलन में? क्या इन्हें घर नहीं चले जाना चाहिए? देखिए, घर कैसे जाएंगे? घर वालों ने हमारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, और हमारे हरियाणा में एक कहावत है, घर जाओ तो माँ पीटती है, बाहर आओ तो बापू पीटता है। तो यहाँ सरकार हमारी बात मानने को तैयार नहीं होती, घर आने के लिए हमें तैयार नहीं है। तो हमारी स्थिति किसान की इस तरह से फंसी हुई है और सरकार बात मानने को तैयार नहीं। रतन मान जी, कोर्ट इस बात को लेकर बेहद चिंतित है और संवेदना प्रकट की है यहाँ पर। जो आंदोलन में रोज बरोज किसी न किसी की जान जा रही है, 4 महीने के मासूम बच्चे की भी मौत हो गई है आंदोलन के दौरान, उसको लेकर के कोर्ट ने अपनी चिंता जाहिर की है और कहा है कि इस तरह से ये जो मौतें हो रही हैं इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदारी लेगा इन मौतों की? नहीं, जो हमारे किसान भाइयों की अकाल मृत्यु हुई है, क्या हमें खुशी है इस बात की? क्या हमें उसको लेकर के हमारे परिवार के सदस्य गए, जितना दुख हमें है शायद इस भाजपा सरकार को तो है नहीं। इन्होंने तो किसान की मौत पर संवेदना भी व्यक्त नहीं की आज तक, मौत पर एक शब्द तक नहीं कहा। तो ये तकलीफ है, आंदोलन भी तकलीफ में है और जो किसान गए उनके लिए भी हम बहुत ज्यादा तकलीफ में, हमारे घर के सदस्य गए हैं बिना कारण के, सरकार की अर्धनता की वजह से जान गई है किसानों की, और भी जा सकती है। तो सरकार क्यों नहीं किसान को गले लगाना चाहती? प्रजातंत्र है देश में, इनकी नैतिकता बनती है। इतना किसान ठंड में, तो जब हम इनके दरवाजे पे पड़े हुए हैं दिन से, यहाँ नहीं 47 दिन से, और एक बार भी प्रधानमंत्री जी ने कदम नहीं उठाया कि मैं अपने किसानों को गले लगाना चाहता हूँ। और किसान तो इतना दयालु होता है, इसको भगवान का दूसरा नाम दिया गया कि प्रधानमंत्री जी सचमुच में किसानों को एक बार गले लगा देते तो शायद ये मामला उससे भी निबट जाता। लेकिन हमको तो ऐसा समझा हुआ है कि चाहे हमें आतंकवादी कहा गया, चाहे SYL की बात उठाई गई, और तरह की बातें की गई, हमें हराने, थकाने की, झुकाने की भाजपा ने कोशिश करी। तो इन परिस्थितियों को गुजरने से के बाद बहन जी कैसे हम कर जाएं? रतन मान जी, क्या लगता है कैसे समाधान होगा? सरकार के जरिए या फिर न्यायालय के जरिए, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू?
देखिए, मैं ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के मामले में टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो हम आदर करते हैं माननीय अदालत का, वो एक अलग संस्था है देश में। लेकिन ये बात स्पष्ट होना कि भाजपा क्यों मतलब किसानों के इस मसले को हल करने के जी, आप चाहते हैं कि सरकार के जरिए ही कोई समाधान निकले। बहुत बहुत शुक्रिया रतन मान जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। जी, शंभू भद्रा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैडम, मेरा सिर्फ ये कहना था कि रतन मान जी ने कहा कि अभी गन्ने की पेमेंट सरकार कह रही है कि 14 दिन में मिलना चाहिए और मंडी से उन्हें 2-2 महीने में 3-3 महीने में पेमेंट मिलती है। तो वो तो खुद ही अपनी जो समस्या, जिस समस्या के समाधान के लिए मंडियों के आधिपत्य को खत्म करने के लिए कानून लाया गया, तो वो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से इसका समर्थन करते हैं कि अभी मंडियों की वजह से किसानों को भुगतान में परेशानी होती है और मंडियों की मोनोपोली की वजह से 2-2 महीने लेट से उनको भुगतान मिलता है, 3-3 महीने लेट से भुगतान मिलता है। गन्ने के भुगतान में 6 महीने लग जाते हैं, 4 महीने लग जाते हैं। तो ये जो एक मंडियों का जो आधिपत्य है, इसी को ब्रेक करने के लिए तो ये कानून है। तो बजाय इसके कि मंडी सिस्टम में व्यवस्था में सुधार किया जाता, एक और ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दी गई यहाँ पर जिसको लेकर के अभी जो पहले की आशंकाएं हैं वो खत्म नहीं हुई और नई आशंकाओं ने जन्म ले लिया। क्या यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि अगर सरकार कॉन्फिडेंस में लेने की बात कर रही है किसानों को, तो पहले वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की जरूरत थी, पहले कुछ ऐसा यहाँ पर सुधार करने की जरूरत थी, उसके बाद तो कहीं यहाँ पर भरोसा करते किसान। लेकिन अचानक से अगर इतनी चीजें बदली जाएंगी, पहले की व्यवस्था ठीक नहीं चल रही, एक और नई व्यवस्था लाने की बात हो जाती है, तो उससे तो और यहाँ पर संशय बढ़ेगा ही। जी, ऋषिपाल जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए कायनात, मेरा कहना है कि इस समय देश के अंदर जो व्यवस्था है, एक व्यापक कृषि नीति की व्यवस्था है। इस समय होने की आवश्यकता जो है, व्यापक कृषि नीति होनी चाहिए, क्योंकि आज हम केवल एक राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, आज देश के दूर दराज के जो छोटे किसान हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर सरकार जो है नई व्यवस्था लाने की बात कर रही है, जो कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रही है, तो इसके बारे में कहाँ जागरूक किया सरकार ने? सरकार ने किसान को नहीं बताया कि हाँ इसके ये फायदे हैं। और जो हम बात करते हैं एमएसपी पे कानून लाने की बात करते हैं, इसके अलावा मैं अभी रतन मान जी से एक बात जरूर सवाल पूछना चाहूंगा। इसके अलावा भी तो बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनके अंदर एमएसपी नहीं होता, लेकिन वो भी तो देखा जाए वो लोग भी किसान है। तो ऐसी एक व्यवस्था है जिस व्यवस्था इस समय है, ये समय है किसान भाइयों के हाथ में समय है कि सरकार और इस समय न्यायालय बिल्कुल पक्ष में है, और वो जो किसान भाई है उनकी फायदे से बहुत कुछ करा सकती है। और वो ऐसे में अगर मान लो जिद पर अड़ जाते हैं और चूक जाते हैं, तो शायद ये मौका उनको नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में एक व्यापक तरीके से जितने भी हमारे जो बदलाव लाने की कोशिश कर रही है वो हमें लानी चाहिए, या जो कमेटी में जो मेंबर्स आएंगे उसके सरकार वो कह सकते हैं सरकार के अंदर कमेटी में, यानी आप चाह रहे हैं कि अगर कोई कमेटी बनाने का सुझाव अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आया है तो उसे मान लेना चाहिए किसान संगठनों को, और इसके जरिए कोई हल आगे निकल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दीपक लांबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जय किसान आंदोलन के महासचिव हैं आप, बहुत स्वागत है आपका। जी नेहरा जी, जी नेहरा जी आऊंगे आपकी तरफ भी, बिल्कुल यहाँ पर बात आपकी भी सुनने के लिए आपको बुलाया गया है, लेकिन सभी पक्षों की बात सुन लेना जरूरी है यहाँ पर। नेहरा जी, 3 बार बुलवा रही हो आप, क्या फायदा हमें बुलवाने का, भाजपा का पक्ष सुनना आपको? नेहरा जी, संयम और धैर्य बरती है, बहुत लंबे वक्त से यहाँ पर बहुत लोग धैर्य बरत के बैठे हुए हैं, वो भी बातचीत करने के लिए बैठे हुए हैं। आपसे तो कुछ मिनट का वेट नहीं हो रहा, आप तो भड़क गए कुछ मिनट के वेट करने पर ही। नेहरा जी, अगर आप इस तरह से अगर आप भड़केंगे तो सोचिए उन लोगों का क्या हाल हो रहा होगा जो कितने लंबे वक्त से बैठे हुए हैं, बात ही करने के लिए बैठे हुए हैं। आपकी बात थोड़ी देर के लिए अनसुना कर दी गई, आपको नहीं वक्त मिला, तो आपका सोचिए कितना गुस्सा हो गया उबाल पर। आपने इतने सारे सवाल ले लिए, मेरे को जवाब देने का टाइम नहीं। नेहरा जी, आपका जवाब भी मैं लूंगी, लेकिन सवाल यहाँ पर जिस चीज से लेना जरूरी है सबसे लेना है। राजनीतिक पक्ष तो हम बहुत लंबे वक्त से सुनते आ रहे हैं। उनका जवाब आप एक और किसान सारे सवालों में जवाब तो लीजिए। नहीं, आपको क्या इस बात से तकलीफ हो रही है कि एक और किसान को जोड़ लिया मैंने? अरे मैडम, जवाब तो ले लीजिए। नहीं नेहरा जी, अभी तक आपसे किसने आपसे नहीं सुना, मैंने किससे बात की आप तक? सरकार से मैडम, ये आप ये निष्पक्ष पत्रकार नहीं करती हैं आप।
नहीं नेहरा जी, ऐसे कैसे? अब आप यहाँ भी आरोप लगा देंगे कि ये पत्रकारिता नहीं हो रही है। अभी तक आंदोलन, आपको आंदोलन दिखाई नहीं दे रहा था, आप पत्रकारिता पे सवाल उठा रहे हैं आप। जो किसान संगठन के, आप ये बताइए, सिर्फ यहाँ पर आप अपनी बात रखने के लिए आए हैं या फिर पार्टी की तरफ से बात रखने आए? आपको सिर्फ अपनी बात रखनी है क्या? यही कहा जा रहा है। नेहरा जी थोड़ा सा संयम और धैर्य बरतिए। चलिए, बहुत वक्त है आपके पास में बात रखने का, आप रखिए अपनी बात। आप सबको सुनिए, पूरी तरह से सुनिए। सुनिए नहीं, जो सवाल हो रहे हैं उनके जवाब देने पड़ते हैं हमें, तभी आप हल निकाल पाएंगे। आप पूरे सवाल नहीं ले रहे, सवाल पूछ रहे हैं खाली। नेहरा जी, मैं आपको वक्त दे रही हूँ आप बात रखने के लिए, आप तो सिर्फ अपनी ही बात किए जा रहे हैं। आप बात रखिए ना जिस मौजू पर बात हो रही है। मैडम देखिए, चाह रहा था आपसे कि जो पुराने समय में किसान के जो संगठन के अभी जो भी यहाँ से गए सवाल किए थे, उनके सवालों के जवाब ये वो किसान संगठनों का नाम पूछ रहे थे। आपको 11 प्रमुख जो राज्य है, उन 11 प्रमुख संगठनों के नाम बता रहा हूँ। मैं किसान संगठन के नेता को बोलता हूँ तो बताएं कि संगठन है। मैं नाम बताता हूँ, आप सुन लीजिए जी। ये है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का संगठन, तीनों कृषि का समर्थन में है। पहली बात, महाराष्ट्र राज्य कृषक समाज, ये है जम्मू कश्मीर का। ये डेयरी मार्केटिंग कॉर्पोरेशन यूनियन लिमिटेड, ये है जलगांव महाराष्ट्र के अंदर। ये है प्रगतिशील किसान क्लब, ये हरियाणा किसान संगठन में जो मुख्य रूप से काम करता है। कृषि जागरण मंच कोलकाता में मुख्य रूप से काम करता है। भारतीय किसान, ये दिल्ली का संगठन है। अखिल भारतीय, ये नई दिल्ली का है। राष्ट्रीय युवा उत्तर प्रदेश का है। और राष्ट्रीय यूनियन लखनऊ में काम करता है किसान संगठन, राज्य उत्तर प्रदेश है। ये सारे मैं किसान संगठन आपको बता रहा हूँ, समर्थन में। ये भी बता दीजिए कि संगठन कितने पुराने हैं, कितने किसान आंदोलन इन्होंने देखे हैं? कितने संगठन ये पुराने हैं? कब यहाँ पर ये जो है मान्यता इनको मिली किसान संगठनों को? मैं और क्या बिल्कुल किसी तरीके से किसी राजनीतिक पार्टी से या दल से इनका कोई ताल्लुक है या नहीं है? मैं सिर्फ ये भी जानना चाहती हूँ आपसे। तो अब ये तो किसान संगठन के जो प्रतिनिधि हैं वो बताएंगे। बिल्कुल किसानों के बीच में करने वाले संगठन है और पूरे देश में 600 से अधिक किसान संगठन काम करते हैं। जैसे 40 विरोध में है, बाकी सब समर्थन में है। अपना जो पत्रकार महोदय हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कायनात जी। उन्होंने कहा था कि सबसे अधिक नुकसान हरियाणा पंजाब का होगा। 1 लाख करोड़ की जो खरीद होती है पंजाब से, उसमें 90,000 करोड़ पंजाब को मिलता है, 60,000 करोड़ हरियाणा को मिलता है। तो 95% MSP होती है पंजाब हरियाणा के अंदर होती है। तो सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या के अनुपात में केंद्र या सुप्रीम कोर्ट ठीक कह रहे थे, तो सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब का और हरियाणा का होना है। और कायनात जी, इसीलिए यादव जी ने अभी 2 दिन पहले रोज करी है कि हरियाणा के मेरे किसान भाइयों, मेरी अपील है कि आप भी आंदोलन होइए, आप भी आइए। पंजाब के लोग शामिल हो रहे हैं, आप शामिल नहीं हो रहे हैं। हरियाणा की नियुक्ति हो रही है, भावुक रोते हुए हरियाणा के किसान से। हरियाणा का किसान आंदोलन में शामिल नहीं है। ये 95%। चलिए, अभी भी आप मान रहे हैं कि हरियाणा का कोई किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं है? दीपक लांबा जी जुड़े हुए हैं। दीपक जी बेहतर तरीके से बता पाएंगे अभी जिन किसान संगठनों के नाम यहाँ पर नेहरा जी ने गिनवाए, वो कितने पुराने हैं, कितने किसान आंदोलन से या कितने आंदोलन को ये देख चुके हैं और कितनी समझ बूझ रखते हैं? जी, नेहरा जी ने एक लिस्ट पढ़ के हमें बताई है, लेकिन मैं एक ये बात आपके सामने रखना चाहूंगा कि ये अध्यादेश जो थे ये जुलाई में आए। क्या जुलाई से पहले किसी एक संगठन से कभी बात की गई इन कानूनों के बारे में? और जो ये जो आपने लिस्ट बना के हमें दी है, इसमें से बहुत से संगठन तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी अपना काम शुरू किया है। दीपक जी, नेहरा जी कह रहे हैं कि जुलाई नहीं जून में आए थे। सरकार उनको लेके आ गई और अपने आप करके उनके सब लेटर पैड और ये सब बनवाए गए। और जो इन्होंने कहा कि सिर्फ 40 संगठन है जो इसका विरोध कर रहे हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा कि 450 से ऊपर संगठन है जो कि संयुक्त किसान मोर्चा का भाग है। तो संयुक्त किसान मोर्चा इन चीजों को लेकर चल रहा है। 40 लोग सिर्फ मीटिंग के लिए जाते हैं। तो ये जो हमारे भाई साहब है नेहरा जी, ये हमेशा ये कहते आ रहे हैं कि भाई एक लिस्ट इन्होंने पढ़ के सुना दी, 40 लोग ही आते हैं, बाकी सब पक्ष में है। तो क्या ये बता पाएंगे कि जुलाई से पहले जब ये अध्यादेश या कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, किसी एक संगठन से बात की गई? कोई ऐसा संगठन नहीं है जिससे इन्होंने बात की हो।
अभी ये सिर्फ खाना पूर्ति का काम हो रहा है। 15 लोगों का नाम लिख के इन्होंने पढ़ के सुना दिया। ये सिर्फ खाना पूर्ति है। और ये जो 450 संगठन हैं, इनमें से आप किसी एक से बात करके देखिए, ये सबके सब सिर्फ कानूनों को रद्द करवाने की एक मांग पे डटे हैं। और अभी जो संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल है, उससे कार्यक्रम हम अब लगातार जारी रखेंगे। आंदोलन को और बढ़ाने की कोशिश है। और 26 तारीख को जो किसान गणतंत्र परेड है, उसकी तैयारियां भी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और बाकी यूपी, बिहार, इन राज्यों में ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। आज भी हम हरियाणा में घूम रहे हैं और हरियाणा का किसान तो इतना ज्यादा उत्साहित है, जो नेहरा साहब ने कहा कि हरियाणा के लोग शामिल ही नहीं है। तो एक बार नेहरा साहब हरियाणा में घूम के देखिए, आपको पता लगेगा कि कितने किसान इसके खिलाफ आपके सामने खड़े हैं। मैडम मैं जवाब देता हूँ। जी आप बोलिए। मैडम जवाब देता हूँ। देखिए लांबा साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि हरियाणा का किसान शामिल नहीं है। जो कह रहे हैं कि उसके संगठन में, आपके संघर्ष में, आपके किसान के आंदोलन में बैठे हुए हैं। योगेंद्र यादव जी पहले रोते हुए हिंदी जारी किए, बड़ी भावुक, यहाँ आंखों में आंसू भरे हुए हैं। हरियाणा के किसान शामिल क्यों नहीं हो रहा? बेइज्जती हो रही। लोग हमसे पूछते हैं हरियाणा का किसान क्यों नहीं है? अम्मा चली पल्ले नहीं है दाने और अम्मा चली बुनाने। योगेंद्र यादव जी के पल्ले तो किसान भी नहीं है, अकेले बैठे हैं वहाँ पे। वो खुद कह रहे हैं हरियाणा, मैं नहीं कह रहा, योगेंद्र यादव कह रहे हैं। आप उनका वीडियो शायद देखा नहीं, रो रहे हैं वो वीडियो में। वो कह रहे हैं हरियाणा के किसान भाइयों आओ, पंजाब के लोग कह रहे हैं। लेकिन हरियाणा का किसान प्रगतिशील किसान है, खेती करता है, डायरेक्ट मार्केटिंग करता है, फूल और सब्जी की खेती करता है। हरियाणा में 10 फसलों को एमएसपी पे खरीदा जाता है। पंजाब में और राजस्थान में सिर्फ 2 फसलों को एमएसपी पे खरीदा जाता है। हमने फसलों का रेट सही से बढ़ाए हैं। हमने भावांतर भरपाई योजना चलाई है, किसान के नुकसान की भरपाई करती है। माननीय मुख्यमंत्री बागवानी योजना चलाई है, तो फल फूल और नुकसान होता है, अगर नुकसान होता है तो उसकी भरपाई हरियाणा सरकार करती है। हरियाणा सरकार के अंदर एमएसपी फसलों को खरीदती है तो 91% का रेशो हरियाणा प्रदेश के अंदर आता है। अगर बाजरा राजस्थान में नहीं बिकता लांबा साहब, तो उसको हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान बेचने आता है राजस्थान का। पंजाब के अंदर फसल नहीं बिकती है तो उसको भी हरियाणा प्रदेश में पंजाब का किसान आता है। जब हरियाणा सरकार ने इतने प्रोविजन किए हुए हैं, इसीलिए तो हरियाणा का किसान आंदोलन में शामिल नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद दोहरा रहा हूँ, ये योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि हरियाणा का किसान आंदोलन में शामिल। और मैं आपको बड़ी जानकारी दे देता हूँ लांबा साहब, कि देश भर के सारे किसान संगठन अपने कैबिनेट मंत्री जी से मिलकर उनका धन्यवाद कर रहे हैं। उससे आप क्वेश्चन उठाएंगे क्या वो भी भाजपा के संगठन है? भाजपा का एक ही किसानों के बारे में इतने नए किसान संगठन है कि रजिस्टर्ड ही वो दिसंबर में हुए थे, दिसंबर 2020 में, उतना तो हम और तुरंत कृषि मंत्री से मुलाकात भी उनकी हो जाती है। जी शंभू बत्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। योगेंद्र यादव जी, ये जरूर आपकी जो है एक किस्म से जो आप किसानों का विरोध झेल रहे हैं वो दर्शा रहा है। आप योगेंद्र जी का नाम लेके अपनी बात को आगे ला रहे हैं। दूसरी बात, जब आप कहते हैं कि हरियाणा सरकार ने ये कर दिया, मंडी से खरीद कर ली, तो ये मंडियां खत्म क्यों कर रहे हो आप? मंडियां क्यों लाके लेके आ रहे हो? एक तरफ आप बात करते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, और कानून लाके उस सारी व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। चलिए लूंगे आप दोनों की बात। ऋषिपाल जी और शंभू बत्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी ऋषिपाल जी आऊंगी। बत्रा जी, जी ऋषिपाल जी। नेहरा जी ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही कि हरियाणा का किसान जो है इस आंदोलन में शामिल नहीं है, या कोई और किसान शामिल, ज्यादा किसान शामिल नहीं है। तो क्या माननीय अदालत ने जो आज टिप्पणी करी उसका कोई महत्व नहीं है? कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो इतनी सख्त टिप्पणी करी है, सरकार के सामने इतनी टिप्पणी करी है, केंद्र सरकार के पास जवाब नहीं था, तो क्या उस टिप्पणी का कोई महत्व नहीं है? नेहरा जी कैसे बात कर रहे हैं आप? देखिए, हम माननीय अदालत से हम सब लोग आदर करते हैं। अगर मान लीजिए माननीय अदालत टिप्पणी कर रही है और सरकार अदालत ने कहा कि सरकार ने इस मामले को, आंदोलन को ढंग से डील नहीं किया, तो मान लीजिए नेहरा जी इसको ढंग से डील नहीं किया गया। जितनी जोर आप आज लगा रहे हैं ना, अगर ये आपने पहले लगा दिया होता और लोगों को समझा दिया होता कानून के बारे में, तो आज इतनी परेशानी नहीं होती। माननीय अदालत को आना पड़ा और इस बात को कहना पड़ा। आप इस बात से नहीं हट सकते। चाइना जी देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने तो पहले भी किसानों को समझाया था, और 92 लाख लोगों के सुझाव लेने के बाद जब से अध्यादेश कानून को हम लाए और कानून बने,
के बीच में 92 लाख लोगों के सुझाव लिए गए, तब जाके ये कानून का रूप इन कानूनों ने लिया। तो फिर कोर्ट को ये कहना क्यों पड़ गया कि ये कैसे कानून लाए हैं आप, जो आपके राज्य ही इसके अगेंस्ट हो रहे हैं, रिबेलियस हो रहे हैं? भद्रा जी, जब शंभू भद्रा जी, देखिए लांबा साहब यहाँ पे किसानों का प्रतिनिधि बन के आए हैं और लांबा साहब कह रहे हैं कि हम मंडियां खत्म कर रहे हैं। ये तो भ्रम है। जो किसान नेता जो बन के आए हैं टीवी पे, वो पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति होंगे तभी टीवी पे आए हैं, लेकिन वो भी कह रहे हैं मंडी खत्म कर रहे हैं। अब उन्होंने कहाँ पढ़ लिया? या तो 2019 का कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ के आए हैं वो ताजा, हमने तो कानून में कहीं लिखा नहीं हम मंडी खत्म कर रहे हैं। अरे मंडी पहले जैसे रहेगी, MSP भी पहले जैसे रहेगी, और इनको सारे इनकी बातें हमने मान ली। इसके साथ साथ इनको जो प्रोविजन हमने, उसके बाद भी इनको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है किसानों को, वो तो देखने वाली बात है। और जहाँ तक देखिए शंभू भद्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आएंगे इस पर, बाद में बात करेंगे। जी भद्रा जी, मेरा सिर्फ ये कहना था कि अभी दोनों पक्ष, अभी जो हम उनसे पहले जो दो लोग बोल रहे थे, दोनों ही किसानों की संख्या और को लेकर के उलझ पड़े, जो कि 5-10 मिनट का टाइम बर्बाद किया कि ये किसान है और ये किसान नहीं है, कौन संगठन है या कौन संगठन नहीं है, कौन सरकार के समर्थन में है, कौन आंदोलन में है, इस पर तो चर्चा का विषय ही नहीं है। हमारा तो चर्चा का विषय है कि समस्या का समाधान क्या होगा। चाहे एक किसान ही विरोध क्यों न कर रहा हो, चाहे 10 किसान ही विरोध क्यों न कर रहा हो किसी कानून का, तो सरकार का ये दायित्व है कि नेहरा जी सुन लीजिए इस बात को। मैं चाहूंगी जरा बेहद ध्यान से आप इस बात को सुने। चाहे एक ही किसान विरोध क्यों ना कर रहा हो, विरोध को संतुष्ट करे। ये ना कि आप भाषा में बांट दे कि ये अरे ये तो कांग्रेसी किसान है, ये भाजपाई किसान है, ये बांटने वाली बात मत कीजिए ना। सही कहा जी, दलों में मत बांटिए। लांबा जी आऊंगी नेहरा जी आऊंगी आपके पास। चाहे वो उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता किसी भी दल के साथ हो, वो एक अलग बात है। वो तो हर नागरिक का अधिकार है कि आप किसको वोट देंगे, किसको आपका वैचारिक विचारधारा किधर है। यहाँ तो सवाल है कि सरकार ने एक कानून बनाया है और कुछ किसान उसका विरोध कर रहे हैं। अब सरकार का दायित्व है कि उस विरोध को आप कैसे संतुष्ट करते हैं, उनको कैसे, उनके विरोध को, उनका जो असंतोष है उसको आप दूर कैसे करते हैं। सरकार सबके लिए है, सरकार तो ये नहीं है कि भाजपाइयों के लिए है और कांग्रेसों के लिए नहीं है। जिस राज्य में या केंद्र में जिसकी सत्ता है, तो प्रधानमंत्री चौड़े होकर कहते हैं कि 130 करोड़ देशवासियों, जब वो 130 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री है तो वो उन किसान संगठनों के भी प्रधानमंत्री है जो आज बॉर्डर पे है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपका जवाब देता हूँ। तो ये मतलब कहने का सेंस की जो नरेशन है खास करके सत्ता पक्ष की ओर से, इस नरेशन की गड़बड़ी है कि किसान आंदोलन इतना दूर पहुंच गया है। चाहे मंत्री का बयान हो, चाहे प्रवक्ताओं का बयान हो, वो गंभीरता से किसी बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते, हमेशा खारिज करने के मूड में होते हैं। चाहे वो जिस भी टीवी चैनल से बात कर रहे हो, अरे ये तो ये है, ये तो वो है, ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है। अरे ये बिल्कुल जवाब लूंगी, आपका जवाब मैं लूंगी, लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगी दीपक लांबा जी के पास मैं जाऊँ। वो भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका अगर समाधान नहीं कर सकते हैं तो शायद वो भी आपसे कुछ पूछना चाहते हो, तो मैं दोनों के ही सवालों के जवाब आपसे इकट्ठा ही ले लूंगी। जी लांबा जी। जी मैं ये कह रहा था कायनात जी, हमने कभी नहीं कहा कि ये जो मंडियां हैं एक दिन में खत्म होंगी। ये जो मंडियां हैं ये टाइम के साथ, जो सरकारी मंडी रूपी जो छप्पर किसान के ऊपर है, ये टाइम के साथ खत्म होगा। दूसरा, ये जो कानून है ये बेसिकली ये एक ऐसा पैकेज है जिसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में होगी। तो जब आप मंडियां अपनी बना लेंगे, अपने साइलोज बना लेंगे, तो उससे अकेला किसान नहीं, देश का उपभोक्ता भी परेशान होने वाला है। जैसे ही आपने सारी खरीद करके अपने साइलोज में रख ली और आने वाले टाइम में जब दूसरी बार फसल मार्केट में आएगी, साइलोज से एक क्वांटिटी आप मार्केट में रिलीज कर देंगे। किसान की फसल सस्ते में खरीदे जाने वाली है और जो उपभोक्ता जब खरीदने के लिए मार्केट में आएगा तो उसको लंबे और मोटे रेट पे ये मिलने वाला है। तो ये जो एक पैकेज बनाकर इन कानूनों को लाया गया है, ये देश के लिए, पूरे देश के लिए, मध्य वर्ग के लिए, निम्न वर्ग के लिए और सभी तरह के उपभोक्ताओं के लिए भी एक हानिकारक भद्रा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? होने वाला है। एक लाइन बोलना चाहता हूँ, बस एक लाइन। अभी जो हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं, अभी MSP का सिस्टम ओनली 6% लोगों, किसानों को लाभ मिलता है और खास करके पंजाब और हरियाणा में। बिहार में MSP सिस्टम नहीं है, उत्तर प्रदेश में MSP सिस्टम नहीं है। सर ये सरकार के सिस्टम की फिर कमी और खामी है ना। अगर वो कहती है कि MSP का लाभ दे रही है तो सबको क्यों नहीं मिल पा रहा, ये सरकार को देखना चाहिए। जी नेहरा जी।
नहीं, एक मिनट ये करें कि क्या वहाँ के किसान का फसल नहीं बिकता है क्या? वहाँ के अनाज नहीं बिकते हैं। और देखिए सबसे कम किसानों की आत्महत्या इन्हीं राज्यों में है। बिहार में सबसे किसानों की आत्महत्या है, जहाँ पे ज्यादा अच्छा सिस्टम है। और वहीं का किसान सबसे कम कमाता भी है। अगर महीने की उसकी आमदनी की बात करें तो उसकी आमदनी 3 से 4 हजार रुपए के बीच पड़ती है, जबकि अगर आमदनी की देखा जाए तो पंजाब का किसान उससे ज्यादा सबसे पहले नंबर पर आता है आमदनी के मामले में। दूसरे नंबर पर हरियाणा का किसान आता है। जी नेहरा जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं साइना जी। बताना कि अभी जो आपने बात की, को बताना चाहूंगा कि लांबा साहब 8-9 महीने तो इन कानूनों को, अब मंडी खत्म कब होगी आप भी बता दीजिए। 8-9 महीने में तो खत्म हो। पहले जो बात हरियाणा प्रदेश के लांबा साहब, क्या बात, जो 3 लाख मीट्रिक किसानों की खुशहाली की बात कर रही है सरकार। सारे किसान क्या खुशहाल हो गए हैं जहां पर ये सिस्टम पहले ही लागू है? बिहार में ये सिस्टम पहले से ही लागू है। एपीएमसी वाली व्यवस्था नहीं है ना बिहार में, वहाँ पर कितने खुशहाल है किसान? बिहार में तो भाजपा की ना किसानों ने मैडम किसान भाजपा की सरकार बनी है बहुत से। जो कांग्रेस को तो 70 से 28 से पहले हाथ घटा दी। सर, असंतोष और राजनीतिक चक्र अलग अलग दोनों चीजें हैं। चुनाव कई मुद्दों पर लड़ा जाता है, लेकिन अब जो आंदोलन खड़ा हुआ है वो अपने एक अलग मुद्दे को लेकर खड़ा हुआ है। आप मैडम कर रही हैं, मेरे को सवाल तो नेहरा जी, आप भी तो इधर उधर बात कर रहे हैं ना, मैं उसी पर आपको लाना चाह रही हूँ। जब आप अच्छा गिनाना होता है तब तो आप बात कर लेते हैं सब तरफ की। क्या बोलना, मुझे जो बोलना मैं बोलूंगा। नहीं, मैं लेकिन पूछूंगी ना, क्या पूछना है? आप नहीं बताएंगे मुझे क्या पूछूं मैं? मैडम उसके बाद पूछिए ना। नेहरा जी, आप नहीं बताएंगे मुझे कि मैं क्या पूछूं? आप बैठे जवाब देने के लिए, जवाबदेही आपकी बनती है यहाँ पर। आप बोल लीजिए जी। लांबा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी लांबा जी। जी कायनात जी, लोकतंत्र का सबसे बेसिक रूल है कि आप यदि किसी भी वर्ग के लिए कानून लेके आते हैं उसको शामिल करना पड़ेगा, उसकी प्रॉब्लम को टैकल करना पड़ेगा, उनकी नहीं, आप बात ही नहीं करना चाहते हैं। आप तो सिर्फ यहाँ पर गतिरोध ही बढ़ाना चाहते हैं, मुझे लगता है। नहीं, आप बात ही नहीं करना चाहते। आपको शायद चिंता इस बात की हो रही है कि मैं अपनी बात पूरी क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। आपको पूरी बात रखने का मौका दिया गया, लेकिन अगर आप हर पैनलिस्ट की बात में बात रखने की अगर चाहेंगे वो आपको टाइम नहीं मिल सकता ना नेहरा जी। मैं जो पूछ रही हूँ आप उसका जवाब ना देकर आप जो खुद बोलना चाहते हैं वो बात रख रहे हैं। मैं जो पूछूंगी आप उसका जवाब दीजिए ना। लांबा जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, अब कोर्ट की तरफ से जो समिति बनाने की बात आई है, क्या इस पर अग्री होंगे अब किसान संगठन? समिति के रास्ते हल निकलेगा अब? किसान कभी भी अदालत के सामने इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए नहीं गया। ये जनता और जनता के प्रतिनिधियों के बीच का मामला है। उसमें कोई थर्ड पार्टी जाके कानून के सामने अपीयर हुई है। और जो आप कमेटी बनाने की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी बना ले, किसान संगठनों का जो रुख है वो सीधा है, कानून रद्द होने चाहिए। और ये जो बात है ये जन और जन प्रतिनिधि के बीच की बात है। और दूसरा जो नेहरा जी कह रहे हैं कि वो हर प्रॉब्लम को सिर्फ इस तराजू में तोल लेते हैं कि हम चुनाव जीत के आए हैं। चुनाव जीतने वालों का जो अहंकार है उसको ये जनता ही तोड़ती है। चलिए, ये अहंकार जो है ये टूटेगा। हरियाणा में आप देख सकते हैं, यानी आप मानते हैं कि रास्ता जो है लोग होने नहीं दे रहे हैं। रास्ता राजनीतिक रूप से ही निकलना चाहिए, वो तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। लांबा साहब, आप इस बात का उदाहरण दे रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री आपने जो जिस तरह से वहाँ पे गुंडागर्दी करी है, जिस तरह से पुलिस के हाथ से लाठी छीन के आपने पुलिस लाठी मारी है, ये बहुत बढ़िया काम किया आपने। आप एक तरफ लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, एक तरफ गुंडागर्दी करते हैं लांबा साहब। चलिए जल्दी, लांबा जी, आप चाहते हैं कि मामले का हल जो है वो राजनीतिक रास्ते से ही निकले? बिल्कुल, कोर्ट की दखलंदाजी इसमें नहीं होनी चाहिए। सरकार बनाई है तो सरकार को ही हमारे चलिए पड़ेगी और इसका हल निकालना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर करने के साथ केंद्र के रुख पर निराशा और नाराजगी जाहिर की है। वहीं समस्या के समाधान के लिए समिति गठन का सुझाव भी दिया है, लेकिन किसान संगठन पहले सरकार की तरफ से मिले इसी तरह के सुझाव को खारिज कर चुके हैं। किसान संगठन से जुड़े नेताओं का मानना है कि राजनीतिक गतिरोध को सुलझाने में कोर्ट की भूमिका नहीं है और नहीं होनी चाहिए। ये मामला राजनीतिक नेतृत्व पर छोड़ देना चाहिए। ऐसे में सवाल बड़ा हो जाता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से मसले का हल निकल सकता है? क्या समिति गठन पर किसान संगठन राजी होंगे? फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।